ठीक है बेटा। तो आज आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। ठीक है, ये आपको ध्यान, आज हम 11 के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। आज हम पढ़ेंगे 11 के क्लास में प्रकृति में बल। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकृति में बल, प्रकृति में बल, है ना। ये आपको ध्यान, प्रकृति में बल। ठीक है, तो पहले अपन समझते हैं बेटा बल क्या होता है। बल, बल को बोलते हैं इंग्लिश में फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स। ये आपको ध्यान है ना, बल को क्या बोलते हैं? फोर्स। तो बल क्या होता है? बल एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट अर्थात बाह्य कारक होता है बेटा। क्या होता है? बल किसी भी पिंड पर एक बाह्य कारक के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई भी एक पिंड लेते हैं बेटा, ये हमारे पास पिंड है, यानी कि बॉडी है ना। कोई भी एक बॉडी है, इस पर बाहर से बल लगता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाह्य कारक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कारक बल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कारक बल कहते हैं। ये जो बल होता है बेटा, है ना, दो काम करता है। या तो वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा, वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन मतलब बेटा उसको हम बोलते हैं चेंज। क्या कर देगा? चेंज कर देगा, चेंज कर दे। या बेटा ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज यानी कि परिवर्तन करने की कोशिश करेगा बेटा, परिवर्तन करने की कोशिश करेगा, है ना। ये आपको ध्यान है। जैसे देखो, पहला काम देखते हैं अपन लोग, बल क्या करता है? विरामावस्था से, विरामावस्था से गत्वावस्था या गतिमान करता है ना। तो रेस्ट को क्या करता है बेटा? मूविंग लाने की कोशिश करता है। अब ये डिपेंड करेगा बेटा हम कितना बल का परिमाण किस वस्तु पर लगा रहे हैं, उसी के अनुसार बल क्या करेगा? वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था में लाने की कोशिश करेगा बेटा। कोई वस्तु गतिमान है बेटा, कोई वस्तु गतिमान है तो उसे हो सकता है विरामावस्था में लाने की कोशिश करेगा, है ना। क्या करेगा? विरामावस्था में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और क्या करता है बेटा? बल लगाकर हम किसी भी वस्तु के आकार साथ ही साथ, आकार साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या करता है बेटा? आकृति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है ना। आकार के साथ साथ उसकी आकृति में भी परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यह आपको ध्यान। चौथा चीज क्या करता है बेटा? कोई भी वस्तु है उसकी दिशा बदलने की कोशिश करता है ना। क्या करता है? दिशा बदलने की कोशिश कर, या तो परिवर्तन कर देगा बेटा, या तो परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लेते हैं बेटा ये पेन है ना, ये पेन अभी क्या है बेटा? गत्वावस्था में। अब मैं सब बल लगाया, देखो मूव करने लगा, ये क्या गतिमान होगा। लेकिन अब पेन की जगह में हम लोग क्या करते हैं? यही बल को हम इस दीवार में लगाते बेटा, इस दीवार को पुश करते। तो क्या कर, मैं दीवार को पुश कर पाऊंगा बेटा? नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें क्या करेगा? परिवर्तन करने की कोशिश किया। जैसे कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, मान लीजिए पेन लुढ़क रहा है, तो मैं बल लगाकर क्या कर सकता हूँ? इसको रोक सकता हूँ, रोक सकता हूँ कि नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मान लो कोई ट्रेन चल रहा है बेटा, अब मैं उसको ताकत लगाकर रोक पाऊंगा क्या? नहीं रोक पाऊंगा ना बेटा। तो वो क्या कहलाएगा? परिवर्तन करने की कोशिश कहलाएगा। ये आपको ध्यान। आकार को परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। बहुत सब कोई भी वस्तु रहता है सॉलिड बॉडी, हम उसको मार मार के उसकी साइज को बदल सकते हैं। साइज को जब बदलेंगे तो बेटा उसकी डेंसिटी परिवर्तित हो जाता है, डेंसिटी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, साथ साथ हम उसकी आकृति को बदल सकते हैं बेटा। कोई वस्तु है उसकी हम दिशा को भी बदल सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है बल के परिमाण और किस वस्तु पर बल लगा रहा है, उसी के अनुसार वस्तु में या तो परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने की कोशिश करेगा बेटा। ठीक है, तो बल वास्तव में क्या है? एक बाह्य कारक है जो वस्तु के विरामावस्था, गत्वावस्था, आकार आकृति के साथ साथ दिशा में भी परिवर्तन करने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, बल का एसआई मात्रक है ना, आगे पढ़ेंगे बेटा पूरा मात्रक है ना, अभी मैं लिख देता बस, है ना। बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक होता है बेटा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये आपको न्यूटन को हम लोग संकेत में कैसे लिखते हैं बेटा? कैपिटल एन। ये आपको बल का सीजियस मात्रक होता है बेटा, बल का सीजियस मात्रक, सीजियस मात्रक। तो बल का हम सीजियस मात्रक क्या लिखते हैं बेटा? डाइन।
क्या लिखते हैं बेटा, डाइन। न्यूटन और डाइन में संबंध होता है बेटा 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है। साथ ही साथ याद रखना बेटा, बल जो होता है सदिश राशि होता है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि, है ना। छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे बेटा, ऐसी राशि को हम सदिश राशि बोलते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। हम उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है बेटा, गुड। अब प्रकृति में हमारे इसी प्रकार के बहुत सारे बल होते हैं बेटा। प्रकृति में बहुत सारे बल है ना। जैसे आपने सुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबक बल, घर्षण बल, नाभिकीय बल, इस तरीके से, है ना। ये आपको ध्यान रखना। हम लेकिन प्रकृति में हम कौन सा बल का अध्ययन करने वाले? प्रकृति के हम मूलभूत जो बेसिक फोर्सेस है हम उसका स्टडी करने वाले। क्या है? मूलभूत जो बल है प्रकृति में उसका अध्ययन करने का। वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। तो प्रकृति में मूलभूत बल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार। पहला बल होता है बेटा इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, या इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय बल, है ना। दूसरा होता है बेटा विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा क्या होता है बेटा? विद्युत चुंबकीय बल। आराम से समझिए बेटा, है ना ये। तीसरा होता है बेटा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। चौथा होता है बेटा क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल। तो ये 4 बल है बेटा हमारे पास, है ना। पहला गुरुत्वीय बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बेटा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा क्षीण नाभिकीय बल। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करने वाले बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग गुरुत्वीय बल भी बोल देते। गुरुत्वाकर्षण बल कोई दूसरा नाम क्या है बेटा? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल कोई हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बेटा, है ना, सबसे पहले तो याद रखना आपको गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लगता है? द्रव्यमान के कारण। किसके कारण बेटा? द्रव्यमान। मतलब हर उस बॉडी में लगेगा बेटा जिसमें कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, है ना, वहां कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने का मुख्य कारण क्या? द्रव्यमान के कारण। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। आपने गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पढ़ा होगा बेटा? 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, है ना। कहां से पढ़ते हैं? किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाले, है ना, किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे देखो बेटा, मैं मान लेता हूं एक पिंड है और ये दूसरा पिंड है बेटा, है ना। इस पिंड का द्रव्यमान कितना लिया बेटा? m1। इस पिंड का द्रव्यमान कितना लिया बेटा? m2। अब दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों के बीच की दूरी कितना बेटा? स्मॉल r। तो इनके बीच जो आकर्षण जो बल लग रहा है, वो आकर्षण बल का जो मान होता है क्या होता है? इनके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, है ना। दोनों कंबाइन कर देते बेटा तो क्या आ जाता है? m1 m2 आ जाता है अपॉन r²। और कोफिशिएंट साइन को हटाते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले बराबर आता है, साथ में एक नितांक आता है, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल G, और ये हो जाता है m1 m2 अपॉन r²। यही बल जो है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं होती बेटा, क्या होती है? विशेषताएं। पहला विशेषता बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है बेटा। क्या करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ये पहला उसकी विशेषता है बेटा। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, है ना, आकर्षण बल होता है बेटा। ऑलवेज क्या होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्स। ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता बेटा। हमेशा ये जो पिंड है इन दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये अपनी ओर आकर्षित। ये सदा आकर्षण बल होता है।
तीसरा बेटा, है ना, ये जो होता है प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर क्षीण बल होता है बेटा। ये क्या होता है? क्षीण बल। क्षीण बोल सकते, कमजोर बोल सकते बेटा, कमजोर बल होता है। ये हमेशा सबसे कम, है ना, क्षीण बल होता है, कमजोर बल होता है। क्लियर? चौथी प्रॉपर्टी होता है बेटा, यह एक संरक्षी बल है बेटा। क्या है? संरक्षी बल। क्या है बेटा? यह एक संरक्षी बल। संरक्षी बल मतलब क्या होता है? ऐसे आगे हम पूरा सब हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, है ना। संरक्षी बल हम उस बल को कहते हैं बेटा जब किसी बल के कारण अगर हम पिंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है और बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? संरक्षित बल कहते हैं। ठीक है बेटा। चौथा पांचवा प्रॉपर्टी होता है बेटा, यह एक केंद्रीय बल है। क्या है बेटा? केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स। मतलब ये दो जो बल लगता है दोनों पिंडों के बीच, इन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है बेटा। दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लियर? ये हमेशा कैसे कार्य करे? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक पिंड बना लेता हूँ, इधर एक पिंड लेता हूँ, एक पिंड इधर ले, तो इसका मतलब ये नहीं आकर्षित करेगा तो ये है ना, ये इधर से आकर्षित कर रहा है, ये इसको इधर से आकर्षित कर, ऐसा नहीं लगे। हमेशा क्या होगा? इन दोनों को जो मिलाने वाली जो रेखा बेटा केंद्रों को, है ना, इनके अनुदिश कार्य कर, ऐसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है हमारा? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। अब इसके उदाहरण आते हैं बेटा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही तो देखते हो सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाते हैं बेटा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो जितने सारे प्लेनेट है हमारे सौरमंडल के, वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाता। ठीक है बेटा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्या हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल देखते हैं बेटा, दूसरा बल, है ना। दूसरा जो बल है उसका नाम क्या बेटा? दूसरा बल। ठीक, दूसरा बल क्या बेटा? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है बेटा। ये आप ध्यान से देखिए, बड़ी आराम से देखिए, बड़ी वीडियो को दो बार पॉज करके देखिए। जहां पर भी समझ में नहीं आता वहां दो बार वीडियो को पॉज करके देखिए बेटा, है ना। तो क्या होता है दूसरा बेटा? विद्युत चुंबकीय बल। अब विद्युत बल क्या होता है बेटा? विद्युत बल किसके कारण लगता है? आवेशों के बीच। विद्युत बल सामान्य नजरों हम देखेंगे कहां पर लगेगा? आवेशों के बीच। चुंबकीय बल कहां लगता है बेटा? है ना, चुंबक के बीच, अर्थात चुंबक के ध्रुवों के बीच कार्य करता है ना। सामान्य तरह देखने से हमको ऐसा लगता है दोनों ही बल क्या है बेटा? अलग अलग है, जबकि वास्तव में ये दोनों ही जो बल है वो एक दूसरे से संबंधित है। क्या है बेटा? एक दूसरे से संबंधित, अलग अलग नहीं है बेटा। क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं बेटा। एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड, है ना। ये आपको ध्यान है। जैसे मान लेते हैं अपन लोग, जैसे अपनी 10वीं पढ़ा होगा, क्या मैं मान लेता हूं यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र है बेटा। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते थे बेटा? याद है? बी से। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं कोई मान लो आवेशित कण को गतिमान करता हूं। यह आवेशित कण को मैं गतिमान करा रहा बेटा v वेग से। तो आपने देखा होगा यह आवेशित कण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में जो बल का अनुभव करता है वो कितना होता है? क्यू बी बी साइन थीटा। मैं अभी थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा। ये जो थीटा होता है ये चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के वेग के बीच बनने वाला कोण होता है ना। अभी इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो इस थीटा का मान कितना आएगा बेटा? 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। देखो क्योंकि एक ही दिशा में, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये सबसे अधिकतम बल कब लगेगा? ये तब अधिकतम बल लगेगा जब मैं थीटा का मान 90 डिग्री करूँ, अर्थात इस आवेशित कण को मैं चुंबकीय क्षेत्र के इस तरीके से गति कराऊं, यानी उसके लंबवत, तब थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर क्या देगा? है ना, 90 डिग्री में क्या देगा बेटा? साइन 90 कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, 1 होता है ना। तो ये आएगा बल क्यू बी बी और ये मैक्सिमम बल होगा। ठीक है, ये चुंबकीय बल है। क्लियर? लेकिन हमको एक और चीज पता है, जब आवेशित कण गति करता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है बेटा? विद्युत क्षेत्र।
क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसलिए बोला जाता है विद्युत बल या चुंबकीय बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये आपको ध्यान। विद्युत चुंबकीय बल की भी विशेषता होती है बेटा। इसकी पहली विशेषता होती है ना, इसकी पहली विशेषता, तो इसकी पहली विशेषता क्या है? यह भी क्या करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है बेटा। ये भी क्या करता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण करता था वैसे ये भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दूसरा बेटा, ये आकर्षण बल के साथ साथ प्रतिकर्षण भी बल होता है बेटा। आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी करता है। दोनों प्रकार के नेचर का बल हो सकता है। या आकर्षण के साथ साथ क्या होगा? प्रतिकर्षण। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल था बेटा, सदैव आकर्षण बल। ठीक है, साथ साथ यह भी एक केंद्रीय बल है बेटा। ये भी क्या है? केंद्रीय बल। ठीक, फिर क्या होता है? ये भी क्या होता है? संरक्षी बल है बेटा। ये भी संरक्षी बल है। ये आपको ध्यान रखना। क्या है? ये भी संरक्षी बल है ना। ये आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं अगर, क्या मान लेते हैं बेटा? देखो ध्यान से। मान लेते हैं अगर कि दो प्रोटॉन है बेटा, दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को मैं पी से लिख रहा हूं बेटा, और ये दोनों जो प्रोटॉन है कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच विद्युत चुंबकीय जो बल होता है बेटा, विद्युत चुंबकीय जो बल होता है उसकी जो कोटि होती है वो 10 की घात 36 होती है ना। विद्युत बल की, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये किसकी है ना? ये 10 की घात 36 होगी। किसके गुना 36 होगी? अगर हम मान लेते हैं कि इन दोनों प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उसको मैं 1 मान लूं, तो इसकी तुलना में ये कितने गुना होगा बेटा? 36 गुना होता है। कितना होता है? 36 गुना। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा कि दोनों तो प्रोटॉन है। अरे भाई ठीक है, प्रोटॉन में धनावेश होता है, मैं भी बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी तो होता है, तो उनके द्रव्यमान में जो बल लगेगा द्रव्यमान के कारण वो तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना बेटा। ठीक है, या वो गुरुत्वाकर्षण बल है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के मान को मैं अगर 1 मानता हूं तो विद्युत चुंबकीय जो बल होगा इस 1 के गुना में 10 की घात 36 गुना होगा। कितना गुना होगा बेटा? 10 की घात 36 गुना होगा। ये आपको मतलब बहुत, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बल है बेटा। क्या है? बहुत शक्तिशाली बल है। साथ साथ एक और अच्छी बात याद रखना बेटा, ये दीर्घ परास बल है, दीर्घ परास बल है। ठीक उसी प्रकार बेटा जैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यंत लॉन्ग रेंजेबल फोर्सेस होता है, वो भी दीर्घ परास बल है बेटा। अब देखते हो 7वें मंजिल से कूदो, 100वें मंजिल से कूदो, हिमालय की चोटी में चढ़ जाओ, वहां से जंप करो तो भी तो नीचे गिरोगे ना बेटो, बाद में ठीक ऊपर जाओगे। उसी प्रकार ये भी है, ये आपको ध्यान, ये भी दीर्घ परास बल, मतलब बहुत ज्यादा दूरी तक ये भी कार्य करता है। ये आपको ध्यान, ठीक है बेटा। तो ये हमने बता दिया विद्युत चुंबकीय बल क्या है और उनकी विशेषता क्या है। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, तीसरा आता है इसी में थर्ड, तीसरा आता है बेटा इसमें थर्ड। तीसरा क्या आता है? प्रबल। ये अच्छे समझना बेटा, क्या समझना है अच्छे से ना, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। यह आपके ध्यान क्या देखना है? प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है बेटा, है ना? ये वास्तव में जो प्रबल नाभिकीय बल है ये नाभिक के न्यूक्लियानो है ना, न्यूक्लियानो के बीच कार्य करते हैं। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, इन दोनों के बीच न्यूक्लियन किसको बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियन न्यूक्लियंस, है ना, याद रखना न्यूक्लियंस। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल कार्य करेगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल, है ना। जैसे देखो ध्यान से भाई, अपन कोई भी एक एटम देखे बेटा, ये परमाणु है। क्या है? परमाणु यानी कि एटम। परमाणु यानी क्या होता है बेटा? एटम। ये देखो एटम,
इस एटम के सेंटर में क्या मिलता है बेटा, नाभिक होता है। और हम लोग जनरली नाभिक को किससे शो कर देते हैं, प्लस चार्ज से, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता ही नहीं। लेकिन इस नाभिक के अंदर में रियल में दो प्रकार के है ना पार्टिकल होते, कण होते। एक होता है बेटा प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये क्या बेटा, प्रोटॉन, प्रोटॉन। और ये क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान, इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ये इतना शक्तिशाली होता है बेटा कि इनके बीच जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो विद्युत बल कार्य करेगा, क्या करेगा, विद्युत बल। यानी कि इन दोनों को ना सेम चार्जेस होंगे, इसके कारण जो बल लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत बल। क्या बोलेगा बेटा, विद्युत बल। और ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। इन दोनों से भी बहुत ज्यादा ये शक्तिशाली होता है। इसी के कारण ही तो इस नाभिक का अस्तित्व होता है। अगर ये प्रबल नाभिकीय बल कार्य नहीं करता तो इस नाभिक का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता बेटा। ठीक है, ये आपको जान, ये जो प्रबल नाभिकीय बल होता है बेटा, है ना, ये जो प्रबल नाभिकीय बल वो सिर्फ और सिर्फ किनके बीच लगता है बेटा, न्यूक्लियनों के बीच। और न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों कणों से मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन। इन्हीं दोनों के बीच लगता है। ठीक है, ये आपको। अब इसकी भी कुछ कुछ विशेषता है बेटा। ये देखो, ये संरक्षी बल नहीं होते बेटा, है ना। पहला क्या बोलते हैं, ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है। वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, याद रखिए, ये पालन नहीं करता बेटा। ये संरक्षी बल नहीं है बेटा, ये संरक्षी बल नहीं है, ना ये केंद्रीय बल है बेटा, ना ये केंद्रीय बल है ना, ये भी केंद्रीय बल नहीं है, नहीं है, सब में है ना। लेकिन ये इसका जो परास होता है बेटा, वो है ना, इसका जो परास होता है बहुत ही अल्प होता है। ये 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है। मतलब बहुत ही छोटे से रेंज में कार्य करता है। वैसे भी जानते हो नाभिक की साइज परमाणु से भी क्या होगा, छोटा होगा। ये बहुत ही छोटे रेंज में कार्य करता है। कितने में, 10 की घात -15 मीटर के रेंज में ही कार्य करता है। अल्प परास वाला बल है। क्या है, अल्प परास वाला बल। ठीक है, लेकिन ये जो प्रबल नाभिकीय बल है बेटा, है ना, ये जो प्रबल नाभिकीय बल है, विद्युत, इससे पहले क्या देखते थे, विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल से भी 100 गुना अधिक होता है। कितना होता है बेटा इसका, 100 गुना। अगर हम प्रबल विद्युत नाभिकीय बल का भी 100 गुना होता है। कौन, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, याद रखना। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल बेटा कितना होता है, 100 गुना। जैसे हमने क्या बोला था, अगर हम गुरुत्वाकर्षण को 1 मानते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल कितना होता है बेटा, 10 की घात 36, 2 प्रोटॉन के लिए। तो प्रबल नाभिकीय बल कितना होगा, 10 की घात 38, यानी इससे भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है बेटा प्रबल नाभिकीय। इसका उदाहरण क्या है बेटा, सिंपल बोल सकते हैं, इसके उदाहरण के कारण ही तो क्या परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। दूसरा लिख सकते, इसी के कारण ही तो नाभिक का अस्तित्व है, अदरवाइज अस्तित्व नहीं होता बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान। चौथा नंबर आता है बेटा क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, है ना बेटा। क्षीण नाभिकीय बल ये उसी समय कार्य करता है जब कोई परमाणु, क्षीण नाभिकीय बल तभी कार्य करता है जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व में क्षय होता है। क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिव तत्व में क्षय होता है, यानी डीके होता है, क्षय। रेडियो एक्टिव तत्व में, है ना, जब रेडियो एक्टिव तत्व में क्या होगा बेटा, क्षय होगा, डीके होगा। क्षय होगा तभी जब क्षय होगा, जिस समय रेडियो एक्टिव तत्व में क्षय होता है उस समय रेडियो एक्टिव क्षय से के कारण, ये जो रेडियो एक्टिव क्षय के कारण, डीके के कारण, डीके क्षय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, डीके के कारण उत्सर्जित जो कण होते हैं, क्या बोला, उत्सर्जित जो कण होते उनके बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं क्षीण नाभिकीय बल। फिर से सुनो बेटा, क्षीण नाभिकीय बल
ये सिर्फ उसी समय कार्य करता है जब कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व से, है ना, जब रेडियो एक्टिव तत्व से क्षय होता है, तब उस क्षय होने के दौरान उत्सर्जित होने वाले कणों के मध्य लगने वाले बल को क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। अब ये जो क्षय होता है बेटा, ये कौन कौन सा होता है, ये हम पढ़ेंगे अगले साल पूरा डिटेल में। मैं बस थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया के लिए बता देता हूँ। ये जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है बेटा, एक होता है अल्फा क्षय, दूसरा होता है बीटा क्षय, और एक होता है बेटा गामा क्षय, है ना। अल्फा क्षय, बीटा क्षय, है ना, और एक होता है गामा क्षय। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? 3 प्रकार के क्षय होते हैं बेटा। रेडियो एक्टिव तत्व किसको बोलते हैं बेटा? जनरली हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, वो सारे तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ये स्वतः उत्सर्जित होने वाला तत्व होता है, कण होते हैं। या तो रेडियो एक्टिव से ऑटोमेटिक स्वतः उत्सर्जित होते रहते कण, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है बेटा। क्लियर? अब बीटा क्षय भी 2 प्रकार के होता है बेटा, एक माइनस बीटा क्षय होता है और एक प्लस बीटा क्षय। ठीक है, तो कोई भी एक का उदाहरण समझ लेते हैं बेटा। जैसे मैंने मानो बीटा क्षय कराना चाहता हूँ, है ना। जब हम सिंपल बीटा क्षय बोलते हैं तो हम निगेटिव बीटा क्षय के बारे में बात करते हैं, है ना। और जब प्लस बीटा क्षय के बारे में बात करते हैं तो क्लियर उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण में आपको बीटा क्षय के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक नाभिक है बेटा, ये उसका परमाणु क्रमांक है, ये उसका द्रव्यमान संख्या है। अब मैं मान लेते हैं इसे बीटा क्षय करा रहा हूँ, तो जब बीटा क्षय कराते हैं तो नाभिक बदल जाता है बेटा, नाभिक बदल जाता है। अब नाभिक को पहले नाम क्या रखे थे? एक्स, तो अब नया नाभिक का नाम क्या रखे थे? वाई, और उसका परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है बेटा। ये देखो परमाणु क्रमांक बदल, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं बेटा, और एक और कण उत्सर्जित होता है जिसको नाम है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, है ना। ये आपको ध्यान। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड का जो परमाणु क्रम बराबर, यहाँ जेड है, यहाँ जेड +1 -1, तो -1 और जोड़ेंगे कितना है? -1 +1 क्या कैंसिल, जेड बच जाएगा। ऊपर भी देखो द्रव्यमान संख्या ए है, यहाँ भी द्रव्यमान संख्या इसका तो है ही नहीं, ये आपको ध्यान रखें। ठीक, तो ये बीटा क्षय का एग्जाम्पल है। किसका बेटा? बीटा क्षय का, यानी निगेटिव बीटा क्षय। अर्थात इस समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इनके बीच जो बल लगेगा इस समय, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बेटा, यही क्या होगा? क्षीण नाभिकीय बल होगा। यही क्या होगा? क्षीण नाभिकीय बल। मैं बोला ना बेटा, जब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होता है तो उस क्षय के दौरान उत्सर्जित होने वाले कणों पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं? क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। या आपको ध्यान, क्षीण नाभिकीय बल का भी अस्तित्व क्या होता है बेटा? ये भी न्यूक्लियस को बनाने के लिए काम आता है ना। ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा, तो हमने प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं, इन चारों बलों का हमने अध्ययन कर लिया बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।